स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एक्सीलेंट क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस प्रकार से प्रतिदिन मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो डियर एस्पायरेंट, आज का टॉपिक हमारा ब्लड अर्थात रक्त से संबंधित पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर सभी प्रश्नों को एक एक करके कंसेप्ट सहित समझेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी रटना नहीं है। पिछले वर्षों में आईएएस और पीसीएस में आए हुए प्रश्नों को हम डिटेल सहित डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं, क्या ब्लड का रंग हमेशा लाल होता है? तो डियर एस्पायरेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य में यह लाल होता है, ऑक्टोपस में यह नीला होता है, गिरगिट में हरे रंग का होता है और फिशीज में डिफरेंट कलर का, ग्रे कलर एंड डिफरेंट कलर्स मिल सकता है। तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ब्लड हमेशा लाल ही हो। आइए हम इसको टॉपिक से डिटेल से समझेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ब्लड में क्या क्या होता है। तो यह तो हमने बेसिक स्कूल लेवल में स्टडी किया होता है। ब्लड में बेसिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। तो आइए सबसे पहले हम प्लाज्मा को समझते हैं कि प्लाज्मा बेसिकली है क्या। आजकल आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत सुना होगा। आइए अब हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल से जानते हैं। प्लाज्मा बेसिकली तरल पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन्स और एंटीजेंस होते हैं। आइए हम समझते हैं जिस प्रकार से मनुष्य में लाल, गिरगिट में हरा, ऑक्टोपस में नीला और फिशीज में ग्रे कलर का ब्लड पाया जाता है। ब्लड में बेसिकली 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो हमारा ब्लड सैंपल होता है उसमें लगभग 45% आरबीसी अर्थात एंथ्रोसाइट होती हैं। यह बेसिकली चपटी प्लेट के आकार की होती हैं और इनका कार्य होता है ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। यह बनती हैं अस्थि मज्जा में। यह बेसिकली हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो अस्थि मज्जा में होता है और इनका मुख्य कार्य होता है अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके प्रवाहित कराना और सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को प्रवाहित करना। ये ऑक्टोपस में इसकी क्रिया बिल्कुल ही अलग है। ऑक्टोपस में यह ब्लड सैंपल नीले कलर का होगा, जबकि फिशीज में गहरे धूसर कलर या भूरे कलर का होगा। तो ये था अभी तक का हमारा कंसेप्ट। यदि आप रेड ब्लड सेल्स को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं कल आपको एक अगला वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका कार्य होता है बेसिकली प्रोटेक्शन देना, अर्थात यह हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। आजकल आपने एक टर्म कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा सुना होगा कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ज्यादा खतरा है। तो बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वह शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। इनको लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रदान करती हैं। आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। जब कोई भी बाहरी बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडीज उससे क्रिया करके ह्यूमन डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ह्यूमन डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम ब्लड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं उनको कहते हैं धमनियां, और जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं उन्हें कहते हैं सिरा। और यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को लेकर आती है और पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को। जहां पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाए वहां पर अपोजिट कर देना डियर एस्पायरेंट। तो यह था बेसिक कंसेप्ट। ब्लड के सैंपल में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये था हमने डिटेल्स में समझा। डब्ल्यूबीसी का काम है डिफेंस प्रोवाइड कराना। आते हैं हमारे क्विज सेक्शन पर। तो पहला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो यह सबसे पहले रहीसस नामक बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की थी। सबसे पहले क्या होता था कि यदि हमें एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में देना है तो पहले हमें सबसे पहले ब्लड की सैंपल की जांच करनी होती थी। वहीं से हमें पता चला कि कुछ लोग आरएच पॉजिटिव हैं और कुछ आरएच नेगेटिव हैं। आरएच बेसिकली कार्ल एंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इन्होंने सबसे पहले यह रहीसस नामक बंदर में इस प्रोटीन की खोज की थी। अर्थात जिस व्यक्ति का ब्लड पॉजिटिव अगर आरएच पॉजिटिव है उसका ब्लड हम आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकते, और इसका उल्टा यदि किसी व्यक्ति का आरएच नेगेटिव है तो उसको आरएच पॉजिटिव वाले का नहीं दे सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आईएएस जीएस 2000 का क्वेश्चन है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम डायबिटीज वालों के लिए टर्म यूज करते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है। यदि यह ग्लूकोज का लेवल एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उन्हें कहते हैं डायबिटीज। तो यह डायबिटीज मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। लीटर का जो 1/100वां भाग होगा उसे कहेंगे सेंटीलीटर, और लीटर का 1/10वां भाग होगा उसे कहेंगे डेसीलीटर। तो डियर एस्पायरेंट, आपको यहाँ पे यह क्लियर कर लेना है। तो प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो है आईएएस प्री जीएस 1997 में पूछा गया है। डियर एस्पायरेंट, प्रतिजन जो पदार्थ है बेसिकली उसका काम है हमें इम्यूनिटी प्रदान कराना, अर्थात शरीर में
जो भी हमारे एंटीबॉडीज बनती हैं वह प्रतिजन क्या करता है, प्रतिरक्षा में परिवर्तित कर देता है, अर्थात बाहरी आक्रमण से हमें बचाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रतिजन का कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र में परिवर्तित करना। तो डियर एस्पायरेंट, अभी हमने समझा था कि जो हमारी WBC होती हैं वो हमें बेसिकली डिफेंस अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान कराती हैं। अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे कि जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो यहाँ पर लल्लू लाल गिर गए हैं तो यहाँ पर खून उनको निकल रहा है, लेकिन शरीर इतना चालाक है कि इस ब्लड को वह क्लॉट कर देगा, अर्थात रक्त का थक्का बन जाएगा और रक्त निकलना बंद हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को यह प्रॉब्लम है कि उसका ब्लड का थक्का नहीं जमता है तो वह रक्त के स्राव से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वह ब्लड क्लोटिंग बाहरी बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है, इसको कहते हैं पैथोजेंस। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं जो हमारी रक्त धमनियां हैं उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। जब कभी भी उन्हें चोट लगती है तो यह खून बाहर निकलने लगता है। तो यह जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह ब्लड की क्लोटिंग अर्थात रक्त का थक्का जमा देता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली डियर एस्पायरेंट यह चोट लगने के दौरान हमारे शरीर को बचाती है। यह हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से भी बचाती है। यदि विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग तेजी से नहीं होगी। तो इस प्रकार से जिनको ब्लड क्लॉटिंग में कमी आती है उनको विटामिन के की गोलियां दी जाती हैं। तो डियर एस्पायरेंट, विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब कभी भी हमारे शरीर में चोट लगती है, खून निकलने लगता है तो कुछ देर में ही उस जगह पर ब्लड की एक लेयर बन जाती है और यह सूख जाता है ताकि शरीर से खून ना बह सके और फॉरेन मटेरियल अर्थात जैसे बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश ना कर सकें। यह काम प्रोथाम्बिक नाम के प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको यहाँ पर प्रोटीन का नाम याद रखना है, प्रोथाम्बिन। और इस प्रोटीन के निर्माण के लिए शरीर में विटामिन के की जरूरत है। तो यहाँ पर फैब्रिन फाइबर अर्थात एक जाल बन जाता है जिसका प्रोटीन होता है प्रोथाम्बिन। ऐसा ही नहीं है कि ब्लड का थक्का जमने के लिए विटामिन के ही चाहिए, बल्कि हड्डियों की मजबूती भी जरूरी है। यह जाल इतना मजबूत होता है कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यदि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो वह चोट को डेसिपेट कर देंगे और वहां पर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे में चोट लगने पर हमने अक्सर सुना होगा कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्रेन हेमरेज, अधिक खून बह जाने के कारण भी होता है। जब कभी भी सर में चोट लग जाती है तो बेसिकली क्या करता है, हमारे सर के नसों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए जरूरी है कि डाइट में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यहाँ पर हमने कहा हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। तो यहाँ पर हमने समझा कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से एक्सपोजर ऑफ आउटसाइड केमिकल से हमें बचाता है। तो डियर एस्पायरेंट, ब्लड में जैसे कि फॉरेन पार्टिकल ना प्रवाहित कर पाएँ क्योंकि इससे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन और विटामिन के प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। अब आप समझते हैं ब्लड क्लोटिंग प्लेटलेट्स क्या हैं। बेसिकली आपने समझा होगा जब डेंगू का इन्फेक्शन चल रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी प्लेटलेट्स की काउंट कम होगी। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट समझा कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर सर्वग्राही है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। O नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है और AB जो होता है वो सभी को रक्त ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, अर्थात उसका ब्लड AB किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है बेसिकली बिकॉज वहां पर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। AB रक्त वाले को सार्वभौमिक रक्त ग्राही कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी समझा कि AB सर्वग्राही है और O सर्वदाता है, अर्थात यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है कि जो तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन का। तो एंटीजन जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप A होता है तो उसका एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी B होता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप B का एंटीजन B और एंटीबॉडी A होता है। तो यह था बेसिक सा कंसेप्ट एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। अब यहाँ पर जिसका एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा वो सबको ब्लड दे पाएगा क्योंकि उसके एंटीबॉडीज है ही नहीं, मतलब उसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस शारीरिक प्रक्रम में थॉम्बिंग नामक संबंध है। तो डियर एस्पायरेंट, अभी हमने ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का जमाव समझा था। यहाँ पर दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझा था हमने कंसेप्ट के माध्यम से। रक्त का जमाव के लिए प्रोथॉम्बिन और विटामिन के इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने समझा ऑप्शन नंबर बी ब्लड क्लॉटिंग किसके प्रक्रम संबंधित है, प्रोथॉम्बिन या थॉम्बिन नामक प्रोटीन।
यह बेसिकली हमारे रक्त स्राव को रोकता है। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन वायु से क्रिया कर रक्त का थक्का जमाता है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हमने समझा था, हीमोग्लोबिन का बेसिकली कार्य होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं तो यह सांस हमारे फेफड़ों में रक्त कोशिकाओं में होते हुए यह शरीर के सभी अंगों तक जाती है। यह ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम हीमोग्लोबिन करता है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कंसेप्ट अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का। अशुद्ध रक्त वह रक्त होता है जो कोशिकाओं से वापस आता है, और शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहते हैं, अर्थात जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है जो हमारा सभी शरीर के पार्ट्स में जाता है, वह हमारा शुद्ध ब्लड होता है, उसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्रवाहित हो सकती है? डियर एस्पायरेंट, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है 1.3 मिलीलीटर। 1.3 लीटर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? हमारी वायु। तो वायु को हम कैसे ले जा सकते हैं? बाई कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर अब जो भी वायु की मात्रा होगी वो मिलीलीटर में होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर है 1.3 मिलीलीटर इज ट्रांसपोर्टेड बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पर एक प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। हमारा कार्य है ऑक्सीजन को उसमें ना घोला जाए, लेकिन बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी जल्दी घुलता है, और हम यह नहीं चाहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि यह विशेष प्रकार के रोग और परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी खुलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? डियर एस्पायरेंट, हमने अभी तक समझा था कि पहले तो हम सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें। प्रोथ्राम्बिन हमने कहाँ समझा था? ब्लड क्लॉटिंग में। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन। बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ों को तो हमने समझ लिया था। ग्लूकोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो बेसिकली जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन। यह यूपीपीसीएस जूलॉजी ऑप्शनल 2007 का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो यह था बेसिक कंसेप्ट हीमोग्लोबिन का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल्स का बनना तथा RBC का विनाश होता है। डियर एस्पायरेंट, जब भी हम कहते हैं कि जब भी हमें कुछ चोट लग जाती है, हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम ऐसे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं जिनसे WBC का विकास होना तेज हो। बेसिकली WBC हमारे शरीर में प्लीहा नामक स्थान पर बनता है, और ये RBC के विनाश के कारण बहुत तेजी से WBC बनते हैं। इसलिए जब कभी भी हम एंटीबायोटिक्स हाई डोज लेते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। इसका मेन कारण यह होता है कि जो हमारा एंटीबॉडीज़ होती हैं वो RBC को किल करके WBC का जनरेशन तेज कर देती हैं, और प्लीहा में होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस देश के वैज्ञानिक ने ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रक्त समूह पर विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो डियर एस्पायरेंट, अभी हमने समझा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमें ब्लड चढ़ाना है तो वहाँ पर 2 चीज़ों की जांच करनी होगी। पहली जांच होती है एंटीजन की, दूसरी होती है एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी रहित कृत्रिम ब्लड बनाया है ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने। यह बहुत ही बड़ी मानव जाति की खोज है। अधिकतर यहाँ पर जिनको ब्लड कैंसर होता है, अर्थात उनके शरीर का ब्लड पूरा ही पूरा इंटरचेंज करना पड़ता है, इसीलिए ब्रिटेन ब्लड कैंसर के मामले में सबसे जाना माना देश है। यह यूपीपीसीएस जीएस सेकंड पेपर 2006 का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम RBC को डिटेल्स में समझ लेते हैं। हमारी RBC बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। यहाँ पर बोन मैरो में, अर्थात बोन मैरो में यह बनती हैं, और इनका जो कब्रगाह होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो डेथ हो जाती हैं उनकी तिल्ली में जाकर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल महज से महज 1 हफ्ता होता है, तो 1 हफ्ते बाद RBC अपने आप ही अपना जीवन काल समाप्त करके तिल्ली में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डियर एस्पायरेंट, हम जानते हैं कि खून का अशुद्ध और शुद्ध होना केवल ऑक्सीजन के मिलने और ऑक्सीजन के निकलने से होता है। जब कभी भी हमारा ब्लड मानव शरीर की कोशिकाओं के अंदर से गुजरता है तो वहाँ पर रक्त अपने साथ डिफरेंट प्रकार के कार्बन पदार्थ लेके आता है, जिसके कारण उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और जब भी उस रक्त को शुद्ध किया जाता है तो उसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस इज द प्रोसेस टू प्यूरिफाई द
ब्लड। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। यह क्वेश्चन था हमारा बीपीएससी प्री 2001 का। यहाँ पर डायलिसिस को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह यूपीपीसीएस प्री जीएस 2013 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो डियर एस्पायरेंट, हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा हमारे शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल अटैक होते हैं उन सब से रक्षा करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी अर्थात हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम जनरेट करते हैं। तो WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल्स। और अगर यहाँ पर पूछा जाए बनती कहाँ है, तो प्लीहा में बनती हैं। और जब कभी भी RBCs की संख्या बहुत तेजी से हम गिराकर WBCs बढ़ाते हैं, जब हमारे शरीर में कोई एक्सटर्नल अटैक होता है। अभी वर्तमान में आपने कोरोना पीरियड में भी इसके बारे में सुना होगा। डियर एस्पायरेंट, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम जानते हैं 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम पीएच मान एसिडिक होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ये था हमारा आज का ब्लड का कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन। यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और यदि आप किसी विशेष चीज़ के डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे सेम नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।